हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या आपको पता था कि अगर स्टीव जॉब्स इंडिया नहीं आए होते तो शायद ना कभी एप्पल कंपनी बनी होती और ना ही उसका टैग लाइन थिंक डिफरेंट बना होता। दरअसल स्टीव जॉब्स इंडिया में स्पेशली नैनीताल के नीम करोली बाबा को मिलने आए थे। अब नैनीताल मेरा गांव है बाय द वे, सो शायद मुझे भी इन्हें मिल के आना चाहिए। और फिर इंडिया से लौटकर उन्होंने यूएस में बस 23 इयर्स की उम्र तक 7.54 करोड़ कमा लिए थे। और सिर्फ यही नहीं, वही आंकड़ा 2 साल में बढ़ते बढ़ते 1008 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन आखिर इंडिया में उन्होंने ऐसी कौन सी ट्रिक सीख ली कि इतने कम समय में उन्होंने इतने ज्यादा पैसे कमा लिए। इनफैक्ट जब उनको एप्पल कंपनी से फायर कर दिया गया था तब उन्होंने यहाँ से सीखी हुई बातों को याद कर नई शुरुआत कर दी। और देखते ही देखते अब्दुल लतीफ जंदाली ने एप्पल के सामने उसी का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर खड़ा कर दिया। एक मिनट, आपको लगा मैंने गलत नाम बोला है ना? ना, दरअसल अब्दुल लतीफ जंदाली ही स्टीव जॉब्स का असली नाम है। लगाना शौक? वेल, ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसे ही कई राज जानने के लिए आपको देखना होगा आज का ये वीडियो, जिसमें ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स आपको पता चलने वाले हैं ना, जो आप पहली बार सिर्फ मेरे जुबान से ही सुनोगे। Let us get on with today's video titled A Trip to India That Changed Steve Jobs' Life Forever। अब वो कहते हैं ना कि कहानी सिर्फ तभी समझ आती है जब कहानी को शुरुआत से जाना गया हो। सो इससे पहले हम ये बात करें कि कैसे भारत ने एप्पल की कहानी बदली। हम ये जानते हैं कि आखिर स्टीव जॉब्स की कहानी क्या ही थी। सबसे पहले तो उनके असली नाम के पीछे का राज जान लेते हैं। वेल, जॉब्स का जन्म फरवरी 24, 1955 को हुआ था और उनके बायोलॉजिकल मॉम का नाम जोआन शाइबिल है और डैड का अब्दुल फतेह जंदाली था। और उन्होंने ही जॉब्स को अब्दुल लतीफ जंदाली नाम दिया था। जब जॉब्स का जन्म हुआ था तब जोआन और अब्दुल फतेह यूनिवर्सिटी में थे और रिलीजन एक नहीं होने की वजह से शादी होने के चांसेस कम थे। सो दे डिसाइडेड कि वो अपने बेबी को किसी वेल एजुकेटेड कैथोलिक एंड वेल्दी फैमिली में एडॉप्शन के लिए दे देंगे। पर शायद किस्मत कुछ और ही चाहती थी, क्योंकि कुछ समय के बाद पॉल, जो कि एक मैकेनिक थे, और क्लारा, जो कि एक अकाउंटेंट थी, उन्होंने जॉब्स को एडॉप्ट कर लिया, जो ना वेल्दी थे और ना ही उतने ज्यादा एडुकेटेड थे। फिर भी जॉब्स को एडॉप्ट कर पॉल और क्लारा ने 1961 में माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में अपना घर बसा लिया। शिफ्ट होने के वक्त जॉब्स बस बच्चे थे, पर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन में उनका इतना इंटरेस्ट था जितना किसी मैच्योर मैन का भी नहीं था। वो रोजाना अपने पापा के साथ उनके गैराज जाया करते थे, जहां वो मशीन्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को खोल के वापस रिकंस्ट्रक्ट किया करते थे। यही प्रोसेस धीरे धीरे स्टीव जॉब्स की हॉबी बन गई और वहीं से उनका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट चालू हुआ। और अपनी इसी हॉबी को स्टीव जॉब्स ने असल पहचान 1976 में एप्पल स्टार्टअप के जरिए दी, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर के बैकयार्ड से की थी। पर एप्पल के सफलता की सीढ़ी को चढ़ने से पहले जॉब्स को जेरोक्स में काम करने, अपने दोस्त स्टीव वोजनियाक के लिए ब्लू बॉक्स बेचने जैसे कई सारे मुश्किल काम करने पड़े थे, क्योंकि आज से करीबन 50 साल पहले स्टार्टअप्स इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ करते थे। लोगों को स्टार्टअप्स में पैसे नहीं, सिर्फ रिस्क नजर आता था। पर आज दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में करीबन 1 लाख स्टार्टअप्स हैं, जो हर साल शुरू होते हैं। और इंडिया के बिलियन डॉलर स्टार्टअप्स जिसकी क्रेड, जोमैटो, मीशो की सक्सेस स्टोरीज का तो सभी को पता ही है। लेकिन अगर आप अपने खुद के स्टार्टअप्स की शुरुआत चाहकर भी नहीं कर पा रहे, तो आप उन्हीं स्किल्स को लर्न करने के लिए किसी दूसरे स्टार्टअप का हिस्सा बन सकते हो। और इसमें आपकी मदद करेगा हायरेक्ट ऐप। अब आप सोचोगे ऐसी क्या खास बात है इस ऐप में? वेल, आज की तारीख में इस ऐप में 30,000 प्लस स्टार्टअप्स है और आप उन स्टार्टअप्स के फाउंडर्स से लेकर सीईओ तक, इवन हायरिंग मैनेजर्स तक हर किसी से बात कर सकते हो डायरेक्टली थ्रू चैट। और इससे आप उन कंपनीज के रिक्वायरमेंट को जान सकते हो, उनके वैल्यूज के बारे में जान सकते हो और देख सकते हो कि क्या वो कंपनी आपके करियर के लिए, आपके लर्निंग के लिए एक प्रॉपर फिट मैच होगी कि नहीं। इस ऐप में 100% वेरीफाइड कंपनीज होती है, यानी उनका टोटल बैकग्राउंड चेक किया होता है। आप अपना समय नहीं वेस्ट कर रहे हो, इनफैक्ट अपना समय बचा रहे हो, क्योंकि आपको इंटरव्यू कंडक्ट करने से पहले सीधा चैट करने के लिए मिल रहा है उन ऑफिशियल्स के साथ। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर मिल जाएगा, जिसे यूज करना भी बिल्कुल आसान है। बस इसे इंस्टॉल करो और साइन अप करो। इसमें आपको फुल टाइम से पार्ट टाइम हर तरह की जॉब की लिस्ट मिलेगी, जिसे चूज करने के बाद जॉब की लिस्ट, मतलब जो आपके लिए सही जॉब्स होंगे, आपके सामने पेश करेगी। पर सिर्फ जॉब सीकर्स ही नहीं, बल्कि रिक्रूटर्स भी इसे यूज कर सकते हैं सही कैंडिडेट को ढूंढ पाने के लिए। और इसीलिए ये पोर्टल एक वंडरफुल मैच मेकिंग करता है, जहां पे कम्युनिकेशन एकदम क्लियर है दोनों पार्टीज के बीच में, विदाउट एनी हेजिटेशन एंड रेस्ट्रिक्शन।
restrictions. So आज ही इंस्टॉल करो Hirect ऐप and have a happy job searching. और अब हम बढ़ते हैं स्टीव जॉब्स की जिंदगी में आगे और देखते हैं उनकी लाइफ में शिफ्टिंग के बाद क्या क्या हुआ था। कुछ टाइम बाद जॉब्स फैमिली लॉस एल्टोस में शिफ्ट हो गई, जहां जॉब्स का स्कूल एडमिशन क्यूपर्टिनो जूनियर हाई स्कूल में किया गया और उसी स्कूल में उन्होंने ह्यूलेट पैकर्ड एक्सप्लोरर क्लब यानी कि HP ज्वाइन कर लिया था, जहां उन्होंने 11 साल की उम्र में अपने लाइफ का फर्स्ट कंप्यूटर देखा था। और बस वो कंप्यूटर देखते ही उन्होंने ये फैसला कर लिया कि एक दिन वो हर घर में ऐसा ही एक कंप्यूटर पहुंचाएंगे। और फिर कुछ सालों बाद अपनी स्कूल खत्म कर वो पोर्टलैंड के लिए निकल गए थे ताकि वो रीड कॉलेज से अपनी डिग्री ले सके। पर रीड कॉलेज उस टाइम की कॉस्टलीस्ट कॉलेज थी और अब जो कि पॉल और क्लारा उतने वेल्दी नहीं थे तो वो हरदम फीस भरने के लिए स्ट्रगल किया करते थे और बस वही चीज स्टीव से देखी नहीं गई। और फिर उन्होंने खाली कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल बेचकर पैसे जोड़े, खाना खाने मीलों चल इस्कॉन टेम्पल की खिचड़ियां खाने जाते थे और होटल के पैसे बचाने के लिए वो अपने दोस्तों के रूम्स में फर्श पर ही सोया करते थे। पर फिर भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और उनकी फीस नहीं जुड़ पाई। और वहीं पर दूसरी ओर उनको ये फील हो रहा था कि उस एजुकेशन से उनकी लाइफ को डायरेक्शन नहीं मिल रहा था और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही ड्रॉप आउट कर लिया। और ड्रॉप आउट करते ही वो फरवरी 1974 में लॉस एल्टोस वापस लौट आए, जहां उन्होंने जॉब की तलाश चालू कर दी। जल्द ही उनको कैलिफोर्निया में Atari.Inc जो कि एक गेम कंपनी है उसमें एज अ वीडियो गेम डिजाइनर की पोजीशन की जॉब मिल गई। कुछ महीने तक उन्होंने वहां काम कर पैसे जोड़े और फिर मिड 1974 में वो अपने कॉलेज फ्रेंड डैन कॉटके के संग इंडिया ट्रिप पर निकल पड़े। जॉब्स और डैन इंडिया स्पेसिफिकली नीम करोली बाबा से मिलने आए थे, जो कि एक हिंदू सेंट और हनुमान जी के भक्त थे और दोनों ने भी नीम बाबा की बी हियर नाउ बुक पढ़ी थी, जहां से उन्हें स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आने लगा था। जिसके बाद जॉब्स ने हरे कृष्णा मंदिर में जाना और ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी बुक्स पढ़ना बढ़ा दिया था। जब जॉब्स को अपने लाइफ की डायरेक्शन नहीं मिल पा रही थी तब उन्होंने स्पिरिचुअल गाइडेंस और डायरेक्शन को खोजने के लिए नीम बाबा को मिलना ही बेस्ट समझा और यही रीजन था कि ही ट्रैवल्ड ऑल द वे टू इंडिया। इंडिया पहुंचकर जब वो नीम बाबा को मिलने नैनीताल के कैंची धाम आश्रम में आए तब वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि नीम बाबा तो 1 साल पहले ही स्वर्गवासी हो चुके थे और वो खबर सुनते ही मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, क्योंकि तब उन्होंने सिर्फ बाबा को ही नहीं बल्कि अपने लाइफ के डायरेक्शन पाने की अपॉर्चुनिटी को भी खो दिया था। और उसी शोक और दुख में उन्होंने सीखा कि वक्त, लोग और अवसर किसी के लिए नहीं रुकते हैं। इनफैक्ट उनका कहा हुआ ये कोट भी उसी इंसिडेंट से ही इंस्पायर्ड है। और फिर आश्रम से निराशा पाकर वो दिल्ली की ओर निकल पड़े इन सर्च ऑफ डायरेक्शन। दिल्ली में उन्होंने अपने टी शर्ट और जीन्स को छोड़ खादी कुर्ताज और लुंगी पहनना चालू कर दिया था, बिकॉज देयर ही गॉट इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी। उनको दिल्ली में गांधी जी और उनके अहिंसा की काफी स्टोरी सुनने को मिली थी और उन स्टोरीज ने मानो जॉब्स का सिचुएशन और प्रॉब्लम्स को देखने का नजरिया ही बदल दिया। और तो और एप्पल का थिंक डिफरेंट टैग भी उन्हीं स्टोरीज से ही इंस्पायर्ड है। दिल्ली में उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग को तो अलग नजरिए से देखा ही, पर साथ ही में उन्होंने यहाँ पॉवर्टी भी देखी। एक रोज की बात है जब जॉब्स मार्केट से निकल रहे थे तब उन्होंने वहां हर जगह भिखारियों को देखा और उसी वक्त उन्हें भारत में गरीबी की कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। उन बेगर्स को देख जॉब्स ने सीखा कि पैसा ना होने के बावजूद भी उनको ये होप था कि उनको कहीं ना कहीं से खाना मिल जाएगा और घर ना होने के बावजूद भी वो लोग रात को चैन की नींद में सो जाते थे। वहां से उन्होंने ये सीखा कि इवन इन योर डाउनफॉल कहीं ना कहीं से होप को खोजा जा सकता है। लेकिन उनकी इंडिया की ट्रिप बस यहीं पर खत्म नहीं होती। दिल्ली के बाद वो हिमालय के पर्वतों के लिए निकल पड़े टू प्रैक्टिस मेडिटेशन, क्योंकि उन्हें पता था कि बिना मेडिटेशन प्रैक्टिस किए उन्हें इटर्नल पीस नहीं मिलने वाली। और फिर हिमालय में पहुंचते ही उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया और नॉनवेज को छोड़ वो सिर्फ फ्रूट्स खाने लगे और बहुत ही जल्द रेगुलरली मेडिटेशंस और योगा करने की वजह से वो एक फोकस्ड और विजनरी इंडिविजुअल में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। ये सारी सीखें जॉब्स और डैन ने 7 महीने तक सीखी और फिर दोनों यूएस के लिए रवाना हो गए विथ न्यू इंस्पिरेशन एंड होप। यूएस में लौटने के बाद जॉब्स ने अपने पेरेंट्स के घर के बैकयार्ड के आउट हाउस को अपने बेडरूम में कन्वर्ट कर दिया ताकि वो सादगी में ही अपना जीवन जी सके
और फिर देखते ही देखते जॉब्स ने कुछ साल अटारी में एज अ वीडियो गेम डिजाइनर बिताए और 1975 में जॉब्स और उनके कॉलेज फ्रेंड स्टीव वॉजनियाक ने होम ब्रू कंप्यूटर क्लब की कुछ मीटिंग्स अटेंड की। उन मीटिंग्स ने दोनों को इतना इंस्पायर किया था कि उन्होंने इमीडिएटली एप्पल वन के लिए काम करना चालू कर दिया और फिर तो बस एक ही साल में यानी कि बाय 1976 वॉजनियाक ने एप्पल वन कंप्यूटर का बेसिक डिजाइन कंप्लीट कर लिया और वो देखते ही देखते ये बन गया। जॉब्स ने उस डिजाइन को बेचने का सुझाव दिया एंड इन अप्रैल ऑफ द सेम ईयर जॉब्स, वॉजनियाक और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसीयर रोनाल्ड वेन ने मिलकर ओरिजिनली एप्पल कंप्यूटर कंपनी की शुरुआत जॉब्स के बैकयार्ड बेडरूम में की, जो कि आगे चल के स्पेस इश्यूज की वजह से गैराज में शिफ्ट कर दी गई। और फिर एप्पल वन के मास प्रोडक्शन के इन्वेस्टमेंट के लिए जब पैसे कम पड़ रहे थे तब उन्होंने अपनी वोक्सवैगन वैन को बेच दिया था, क्योंकि उन्होंने भारत में कहीं ये पढ़ा था कि जब तक तुम किसी पुरानी चीज को छोड़ोगे नहीं तब तक तुम्हें कोई नई चीज नहीं मिलेगी। और फिर उन्हीं इन्वेस्टमेंट्स के सहारे एप्पल के पहले मास प्रोडक्शन की शुरुआत हुई, which was pretty successful। उन्हीं सक्सेस को फॉलो करते हुए अप्रैल 1977 में एप्पल 2 को लॉन्च किया गया और एप्पल 2 बहुत ही जल्द वन ऑफ द फर्स्ट हाईली सक्सेसफुल मास प्रोड्यूस्ड माइक्रो कंप्यूटर प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड का खिताब पा चुकी थी। पर जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब किसी की बुरी नजर ना लगे, ऐसा हो सकता है क्या? जॉब्स के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। जब उनके आइडियाज LISA और मैकिन्टॉश फेलियर साबित हुए तब जॉन स्कूली, जो कि तब एप्पल के CEO थे, उन्होंने जॉब्स को अपने ही खुद की कंपनी से फायर कर दिया था और तब जॉब्स के मानो सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो चुके थे और वो फिर एक बार अपनी जिंदगी की डायरेक्शन को नहीं खोज पा रहे थे। और बस उसी वक्त उन्हें दिल्ली के बेगर्स की याद आ गई कि कैसे उन्होंने अपने बुरे वक्त में भी आशाएं नहीं छोड़ी थी। और फिर बस अगले ही पल उन्हें पता था कि उनके हाथ से सिर्फ कंपनी गई है, उनका टैलेंट नहीं। एंड ही न्यू व्हाट ही वाज गोना डू नेक्स्ट। इनफैक्ट उन्होंने जो 1985 में कंपनी खोजी उसका नाम भी उन्होंने NEXT कंप्यूटर रखा था, जिसके बाद एक के बाद एक उन्हें ऐसी सक्सेस मिलती गई that he launched Next Workstations, Next Cube and Next Mail in 1990. 1994 के Next Step Intel से तो उन्होंने एक ही साल में 7.75 करोड़ का प्रॉफिट किया था एंड इन 1986 he acquired Pixar, जिसकी मदद से उन्होंने डिज्नी के साथ पार्टनरशिप कर एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर 1995 में टॉय स्टोरी लॉन्च किया था। जॉब्स सक्सेस पे सक्सेस किए जा रहे थे और एप्पल अभी भी वहां का वहां ही रह गया था, जिसे देख फिर स्कूली ने जॉब्स को एप्पल में वापस लाने के लिए 1996 में $427 मिलियन में नेक्स्ट को बाय कर लिया। और फिर एप्पल में पहुंचते ही जॉब्स ने देखा कि वहां 100 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं एंड ही इमीडिएटली टर्मिनेटेड मोर देन हाफ ऑफ देम, क्योंकि उन्होंने ये बात भारत से ही सीखी थी कि एक टाइम पे एक ही निवाला खाना चाहिए, यानी एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस करो भैया और सिर्फ उसी को सक्सेस बनाने में मेहनत करनी चाहिए। इसी थॉट को फॉलो करते हुए एप्पल ने एक एक कर सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने चालू कर दिए। We are delivering today the iPad, the new iMac, the iPod, iPhoto, MacBook Air, iTunes. It's a revolutionary moment. और उसके बाद एप्पल की सक्सेस को कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं रोक पाया, इवन आज तक, जिसका मैं, आप और हम सभी गवाह है कि नहीं। इनफैक्ट उन्होंने कई बार इंटरव्यूज में हरे कृष्णा मंदिर और इंडिया के बारे में मेंशन किया हुआ है, लाइक this. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. इनफैक्ट जब फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में थे तब उन्होंने मार्क को बस एक ही चीज कही थी कि पैक योर बैग्स एंड विजिट इंडिया। That's interesting, right? हम भारत में रहते हैं और अगर हमें भारत में इंस्पिरेशन ना मिले जहां से दूसरे देशों के सक्सेसफुल लोगों को मिल रहा है, then it's such a sad story, right? अब फ्रेंड्स, अगर आपको कोई और ऐसे ही सक्सेसफुल लोग पता है जो अपने स्ट्रगलिंग टाइम में इंडिया आए थे और उसके बाद उनकी किस्मत अच्छी तरीके से बदली, तो उन पर्सनालिटीज का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना मेरे साथ। और साथ ही अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना,
गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस आपको यहीं पर देखने मिलेंगे। सो आज ही इंस्टॉल करो हायरेक्ट ऐप एंड हैव अ हैप्पी जॉब सर्चिंग। विद दैट सेड फ्रेंड्स, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।